देश भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। वोटर रोल्स को अपडेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के फाइनल वोटर रोल पब्लिकेशन जो 31 दिसंबर 2025 को होना था, अब उसका टाइम भी आगे बढ़कर 6 जनवरी 2026 कर दिया गया है। हालांकि इलेक्शन कमीशन का ये मूव वोटर्स को थोड़ा और वक्त देता है टू फाइल देयर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस, लेकिन इन सब के बावजूद एक बड़ी मुसीबत है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर छा गई है। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ केस फाइल हो सकता है? इस सवाल के पीछे की कहानी ने इस वक्त लीगल, पॉलिटिकल और इलेक्टोरल लैंडस्केप में काफी हलचल पैदा कर दी है। सब बस इसी सोच में हैं कि क्या ज्ञानेश कुमार को जेल हो सकती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये सवाल अचानक से कैसे पैदा हुआ। तो दर्शकों, इस पूरी कंट्रोवर्सी की जड़ें जाती हैं वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के पारा एरिया में, जहां एक 82 इयर्स के बुजुर्ग वोटर दुर्जन माझी की डेथ के बाद बंगाल पॉलिटिक्स फिर से एक एक्सप्लोसिव पॉइंट पर आ गई है। इलेक्शन कमीशन के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से ओमिट हो गया और इसी ओमिशन के बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद उनके बेटे कन्हई माझी ने पारा पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट लॉन्च की, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और बंगाल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल पर इलीगल एक्ट्स, हैरेसमेंट एंड नॉन कॉपरेशन के जरिए सुसाइड के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया है। दर्शकों, ये एक आम कंप्लेंट नहीं है। ये वो मोमेंट है जहां एक लोकल ट्रेजेडी नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट को ट्रिगर कर रही है। पूरा गांव शॉक में है और पूरा बंगाल सवाल पूछ रहा है कि जब वोटर लिस्ट से नाम गायब हो जाए तो जिम्मेदारी किसके सर पर आ जाती है, सिस्टम के, सरकार के या इलेक्शन कमीशन के। साथ ही ये सवाल भी उठने लगे हैं कि ऐसी सिचुएशंस में इलेक्शन कमिश्नर की क्या अकाउंटेबिलिटी होती है। कन्हई माझी का कहना है, माय फादर एंडेड हिज लाइफ बिकॉज ऑफ सिवियर मेंटल स्ट्रेस, fear and humiliation following the omission of his name by the election commission and harassment by the election commission। उनके हिसाब से उनके फादर की आइडेंटिटी, उनका वोटिंग राइट और उनका सेल्फ रिस्पेक्ट एक ही स्ट्राइक में कोलैप्स हो गया। वो कहते हैं कि मंडे सुबह उनके फादर एक ई रिक्शा में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस की हियरिंग के लिए निकले थे, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि उनकी बॉडी रेलवे ट्रैक्स पर अनारा के पास पड़ी है। रघुनाथपुरा हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ और घर वाले कह रहे हैं कि उनके एलिंग फादर ट्रिमेंडस मेंटल स्ट्रेस में थे। सीतामणि मांझी जो दुर्जन की पत्नी है, उनका कहना है, माय हस्बैंड्स नेम वाज ऑन द 2002 वोटर लिस्ट एंड ही हैड फिल्ड आउट द इन्यूमरेशन फॉर्म प्रॉपर्ली विद ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, बट हिज नेम वाज नॉट फाउंड ऑन द ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। ही वाज शॉक्ड एंड शैटर्ड। The officials summoned him for a hearing on Monday। मैटर और इंटेंस हो गया जब रिपोर्ट्स आई कि सिर्फ दुर्जन ही नहीं, मंडे को 2 और एल्डरली वोटर्स हेयरिंग नोटिस मिलने के बाद मर गए। ईस्ट मिदनापुर के 75 ईयर ओल्ड बिमल शी अपने घर में लटके मिले और हावड़ा के जामत अली शेख की फैमिली ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की। बट मीनवाइल ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं लगता, ये एक पैटर्न जैसा लगने लगा है। और जब पैटर्न्स एमर्ज करते हैं तब लीगल फ्रेमवर्क को चेक किया जाता है कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ है। लीगल मैकेनिज्म के हिसाब से एसआईआर की हियरिंग्स उन वोटर्स के लिए होती है जिनके रिकॉर्ड्स 2002 वोटर रोल से मिसमैच हो जाते हैं, पर यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन डिस्टर्बिंग है। कन्हई का क्लेम है कि 2002 का फिजिकल वोटर रोल में उनके फादर का नाम था, लेकिन इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पे अपलोडेड डाटाबेस में नहीं था। ये वो डिजिटल फिजिकल मिसमैच है जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक डाटाबेस ग्लिच के हवाले छोड़ देता है। और आयरॉनिकली इलेक्शन कमीशन ने 27 दिसंबर की नोटिफिकेशन में खुद एक्नॉलेज किया था that 1.3 lakh such voters whose names appear on the 2002 physical SIR roll but are not reflected on Election Commission's online database due to a technical glitch will not have to appear for a hearing। मतलब जिस कैटेगरी में दुर्जन फॉल करते थे उन्हें हेयरिंग पे बुलाया ही नहीं जाना चाहिए था। ये कॉन्ट्रडिक्शन इस ट्रेजेडी को और ज्यादा हैवी बना देता है। अब आते हैं लीगल शील्ड पे। क्यों ऑपोजिशन काफी समय से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोर्ट नहीं जा रही? क्यों कोई FIR डायरेक्टली स्टैंड नहीं करती? क्यों पुलिस ऑफिसर्स कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ FIR एंटरटेन नहीं हो सकती? इसका जवाब एक 2023 के मेजर लीगल शिफ्ट में छुपा है। दिसंबर 2023 में मोदी गवर्नमेंट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 पास किया, जिसमें सेक्शन 16 स्पेसिफिकली कहता है, नो कोर्ट शेल एंटरटेन और कंटिन्यू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज or was a chief election commissioner or an election commissioner for any act, thing or word committed, done or spoken by him when or in the course of acting or purporting to act in the discharge of his official duty or function। इसका मतलब है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के खिलाफ कोई सिविल या क्रिमिनल केस फाइल नहीं हो सकता जब तक वो अपने ऑफिशियल ड्यूटी के स्कोप में है। ये इम्यूनिटी एब्सोल्यूट है, ये अकाउंटेबिलिटी फायरवॉल है
और ये शील्ड डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है पुरुलिया कंप्लेंट पर। इसी कंटेक्स्ट में जब ईसी ऑफिशियल ने रिएक्ट किया तो उन्होंने सीधा बोला, नो FIR कैन बी लॉन्च्ड अगेंस्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। The law is specific on this. A CEO too cannot be blamed for any criminal offence while discharging his duties. Any FIR drawn by police will have legal consequences. ये लाइन एक स्टेटमेंट नहीं, एक लीगल गेटकीपर है। और ये गेटकीपर इसीलिए पावरफुल है क्योंकि पार्लियामेंट ने 2023 एक्ट को पास करते वक्त ऑपोजिशन एमपी सस्पेंशन के बावजूद डिबेट अलाउ नहीं किया। 146 ऑपोजिशन एमपी सस्पेंड हुए थे और एक्ट लाइटनिंग स्पीड से क्लियर किया गया था, जिसकी वजह से ये फेयर सामने आया कि ये रिफॉर्म इंडिपेंडेंस के लिए नहीं, इंसुलेशन के लिए लाया गया है। अकाउंटेबिलिटी का सेकंड ब्लो अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म में आया, जब सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के जजमेंट ने बोला था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट्स प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पैनल डिसाइड करेगा ताकि इंडिपेंडेंस इंश्योर रहे। लेकिन 2023 एक्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कमेटी से हटा दिया और पीएम नॉमिनेटेड यूनियन मिनिस्टर को रख दिया, जिससे गवर्नमेंट को 2/3 मेजोरिटी मिल गई। क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंस का मास्क पहन के कंट्रोल आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया। फिर आता है पॉलिटिकल इग्निशन पॉइंट, राहुल गांधी का वो चार्ज जिसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रोटेक्टिंग वोट चोर्स और बीजेपी के साथ कोलियूडिंग टू स्टील इलेक्शंस का आरोप लगाया। ऑपोजिशन के चार्जेस चाहे एग्जैजरेटेड हो या जेन्युइन, पर सवाल ये है कि अगर एलिगेशंस इतने सीरियस हैं तो कोर्ट्स में पिटीशन क्यों नहीं है? आंसर वही इम्यूनिटी लॉ है। ऑपोजिशन बोलती है कि अगर अकाउंटेबिलिटी का डोर ही बंद कर दिया गया तो लीगल रिकोर्स सिंबल बन जाएगा, रेमेडी नहीं। बीजेपी का नैरेटिव है कि ब्लेम गेम चल रहा है और वोटर लिस्ट रिवीजन एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, क्रिमिनल मोटिव नहीं। क्लियरली इन दोनों नैरेटिव्स में एक ही इंसिडेंट दो अलग देश दिखाता है। इस मोमेंट पर सुप्रीम कोर्ट के अर्लियर ऑब्जर्वेशंस याद आते हैं, जहां कोर्ट ने कॉशन दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज अगर अपने डिस्क्रिशन को डिले, साइलेंस या प्रोसीजरल हैरेसमेंट में बदल दे तो डेमोक्रेसी का मॉरल आर्किटेक्चर क्रम्बल हो सकता है। यानी जब इलेक्शन कमीशन जैसा इंस्टीट्यूशन जिसे न्यूट्रल रेफरी होना चाहिए एक कंटेस्टेड पॉलिटिकल स्टॉर्म का सेंटर बन जाए, तब सिस्टम क्राइसिस में होता है। आखिर में ये ट्रेजेडी एक लोकल सुसाइड नहीं, ये एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है। जब वोटिंग राइट सिस्टम ग्लिच से टकरा जाए तो इंसान टूट जाता है, लेकिन सिस्टम नहीं। क्या डेमोक्रेसी सिर्फ इंस्टीट्यूशंस का नाम है या लोगों के डिग्निटी का जुगाड़? और क्या इलेक्शन कमिश्नर को अकाउंटेबल हेल्ड किया जाएगा? ये सब सवाल अब आने वाले वक्त में ही क्लियर हो पाएंगे। टिल देन कीप वॉचिंग अस एंड कीप फॉलोइंग अस।